हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है आप लोगों का। आजकल हम लोग मध्यकालीन इतिहास का लोदी वंश का अध्ययन कर रहे हैं और लोदी वंश में आज हम लोग लोदी वंश के द्वितीय तथा लोदी वंश के सबसे प्रसिद्ध सुल्तान या शासक सिकंदर लोदी के बारे में अध्ययन करेंगे। लोदी वंश जो 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी तक चला था, इसका जो संस्थापक शासक था बहलोल लोदी, इसके विषय में हम लोगों ने पिछली वीडियो में अध्ययन किया है और आज हम लोग इसका दूसरा शासक, दूसरा सुल्तान सिकंदर लोदी, जिसके बचपन का नाम था निज़ाम खां, और यह इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ और इसका शासनकाल 1489 से लेकर के 1517 ईस्वी तक रहा। यह बहुत ही प्रसिद्ध शासक रहा। लोदी वंश का एक बार फिर से दिल्ली सल्तनत की बिखरी हुई शक्ति को, बिखरी हुई इसकी प्रतिष्ठा को एक बार फिर से स्थापित करने का इसने पूरा प्रयास किया और इसी के शासनकाल में भारत की खोज करने वाला वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आया था। तो अब ये एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जब वास्को डी गामा भारत आया उस समय दिल्ली पर किसका शासन था, कौन शासन कर रहा, तो वह सिकंदर लोदी था। अब हम लोग जानते हैं इसके बचपन से लेकर के इसकी नीतियाँ तथा इसके कार्य उपलब्धियों को देखेंगे डिटेल। तो ये बहलोल लोदी के 9 पुत्रों में सबसे योग्य पुत्र था। बहलोल लोदी के कई पुत्र थे, जैसा कि बहलोल लोदी पढ़ाते समय हमने बताया था कि लास्ट में उसके इतने पुत्र थे और सभी पुत्रों में वैमनस्यता होने से, आपसी विवाद होने के कारण वह अपने साम्राज्य का बंटवारा कर दिया था और इसी श्रृंखला में इसके 9 पुत्रों में सबसे जो योग्य पुत्र था वह था निज़ाम खां और यही निज़ाम खां आगे चल कर के सिकंदर लोदी के नाम से सुल्तान बना। चूँकि सिकंदर लोदी के गुणों से, उसके कार्यों से, उसके व्यवहारों से, उसकी योग्यता से, उसकी प्रतिभा से प्रभावित होकर के बहलोल लोदी ने अपने शासन के अंतिम दिनों में सिकंदर लोदी को ही अपना उत्तराधिकारी घोषित भी कर दिया था। और आगे चल कर के यही निज़ाम खां यानी सिकंदर लोदी सुल्तान बनता है जब बहलोल लोदी की मृत्यु हो जाती है। आगे चल कर के इसकी माता के संबंध में कहा जाता है कि इसकी माता एक हिंदू घराने से संबंधित थी जिसका नाम था जयवंद। जयवंद आगे चल कर के यही जयवंद खां करके प्रसिद्ध हो जाती है। जयवंद ये सुनार यानी कि जो स्वर्णकार, जो सोने के कार्य से जुड़े हुए लोग थे, उसी घराने में इसका जन्म हुआ था। यानी कि एक सुनार की पुत्री थी जयवंद। और इसके पूर्व भी कई सुल्तान हुए हैं, जैसे फिरोज शाह तुगलक की माता भी हिंदू धर्म से जुड़ी हुई थी, हिंदू परिवार से जुड़ी हुई थी। तो इस प्रकार कई सुल्तान हुए हैं जिनकी माताएं हिंदू धर्म से जुड़ी हुई, हिंदी परिवार से जुड़ी हुई। तो उसी श्रृंखला में सिकंदर लोदी भी है। इसकी माता का नाम जयवंद खां और ये देखा जाता है इसका पिता का अगर देखा जाए तो इसका पिता वही बहलोल लोदी था और यह इस वंश का सबसे श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, सर्वप्रमुख, सर्वप्रसिद्ध सुल्तान हुआ। अब देखा जाए कि सत्ता कैसे ये प्राप्त करता है। चूँकि इसको इसका पिता उत्तराधिकारी तो घोषित कर चुका होता है और अपने भाइयों में यह सबसे योग्य था, इसलिए बहुत लंबा संघर्ष, बहुत बड़ा संघर्ष, बहुत कड़ा संघर्ष अपने भाइयों से इसे नहीं करना पड़ा। मात्र इसका संघर्ष, इसका एक भाई था जिसका नाम था बारबक शाह। इसका एक भाई था जिसका नाम था बारबक शाह। इसी बारबक शाह से इसे अपने सत्ता, अपने सिंहासन को प्राप्त करने में कुछ से संघर्ष करना पड़ा, मुकाबला करना पड़ा और बाकी के भाइयों ने कहीं ना कहीं इससे विरोध ना करके इसके समर्पण में, इसके समर्थन में, इसके सपोर्ट में ही उन्होंने कार्य किया। लेकिन बारबक शाह से इसका संघर्ष हुआ था, किसका, सिकंदर लोदी का। अब हम लोग देखते हैं कि यह सुल्तान तो बन गया, शासन सत्ता इसके हाथों में आ गई और यह अब कैसी नीतियां लागू करता है। चूँकि नीतियां, उसके कार्य और उस उपलब्धियां, दो ही चीज़ों से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। तो हम देखेंगे कि इसके पहले की क्या नीति थी। बहलोल लोदी के समय इसका अफगान राजत्व सिद्धांत स्थापित किया, यानी कि एक नया राजत्व सिद्धांत स्थापित किया। इसके पूर्व जो बहलोल लोदी था, इसका पिता था, जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने काफ़ी इस पर चर्चा की है, वह सभी सरदारों को, सभी अमीरों को, सभी अफगानियों को एक समान समझता था और एक दूसरे को मलिक कह करके पुकारता था तथा अपने अमीरों को वह मसनद आली कह करके पुकारता था और राज सिंहासन पर नहीं बैठता था। लेकिन उसके उलट इसका पुत्र सिकंदर लोदी जब आता है तो यह अपने एक अफगान राजत्व नीति को लागू करता है। इसके अनुसार ये सिंहासन पर बैठना प्रारंभ कर देता है। यही से एक चेंजिंग होती है।
यह सिंहासन पर राज सिंहासन पर बैठ करके एक सुल्तान की प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित करने का पूरा प्रयास करता है और उसमें सफल भी होता है। यानी कि अब यह सरदारों से अपने को ऊपर स्थापित करता है, राज सिंहासन पर बैठता है और एक सुल्तान की तरह शासन प्रारंभ करता है, शासन चलाना। और यहीं से वे सरदार जो कहीं ना कहीं सुल्तान के समकक्ष अपने को मानने लगे थे, सुल्तान भी कालीन पर बैठ करके इन्हीं सरदारों के बीच मशवरे किया करता था और एक दूसरे को मलिक कहते थे। तो अब एक बैग जब चेंजिंग होती है सिकंदर लोदी के समय में, तो कहीं न कहीं ये सरदार असंतुष्ट हो जाते हैं, अर्थात सरदारों में कहीं न कहीं सुल्तान के प्रति मतभेद उत्पन्न होने लगता है। और यहीं पर सिकंदर लोदी इन सरदारों को नियंत्रण में रखने की नीति की तरफ चल पड़ता है। चाहे वो सरदार हों, चाहे वो तुर्क अमीर हों, चाहे उसके सूबेदार हों, सभी को कहीं न कहीं नियंत्रण में रखने की नीति को लेकर के चलता है। उनके ऊपर नियंत्रण कैसे लगाया जाए, उन्हें सुल्तान की गरिमा कैसे स्थापित की जाए उनके प्रति, यानी कि वे सरदार, वे अमीर, वे तुर्क सूबेदार सब सुल्तान की प्रतिष्ठा को सर्वोपरि माने, इसके लिए उसने ऐसी नीतियां लागू की, लोगों के प्रति काफ़ी कठोर नीति लागू की, सरदारों को नियंत्रण में रखा। जो भी थोड़ा भी अगर सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह की योजनाएं बनाता था, षड्यंत्र करता था, सुल्तान से अनैतिक तरीके से पेश आता था, तो वह उसे तुरंत उसकी हत्या करवा देता था, उसको अपने प्रशासन से बाहर करवा देता था। तो इस प्रकार धीरे धीरे जो स्थिति बिगड़ चुकी थी बहलोल लोदी के समय कि सुल्तान की प्रतिष्ठा पूरी तरह से अमीर, तुर्क, सरदार, इक़्तिदार, सूबेदारों के हाथ में चली गई थी, उसे एक बार फिर से सिकंदर लोदी स्थापित करने के सफल होता है। यानी सरदारों के पूरी तरह से नियंत्रण में लाता है, अमीरों को नियंत्रण में लाता है, सूबेदारों को नियंत्रण में लाता है और इस प्रकार एक प्रशासन में सुल्तान की प्रतिष्ठा स्थापित करने के उपरांत अब यह अनेक विजय अभियानों के प्रति भी आगे बढ़ता है। इसकी विजय अभियानों के श्रृंखला में देखा जाए तो बंगाल, धौलपुर, ग्वालियर, मद्राचल अभियान, यानी कि बंगाल सबसे महत्वपूर्ण इसका विजय अभियान था, धौलपुर का अभियान था, ग्वालियर अभियान था। इसी ग्वालियर अभियान के समय ही बहलोल लोदी की जो मृत्यु हुई थी वह पूरी तरह से सफल नहीं हो सका था, इसलिए सिकंदर लोदी एक बार फिर से ग्वालियर अभियान को पूरा करता है और मद्राचल अभियान, ग्वालियर अभियान, धौलपुर अभियान तथा बंगाल अभियान के लिए प्रसिद्ध है। तो जो कंपटीशन क्वेश्चंस आते हैं इसके विजय अभियानों से कम, चूँकि बहुत ज़्यादा विजय अभियान नहीं कर सका था, सबसे पहले इसका जो समय ज़्यादातर बीता वह अपनी अफगान राजत्व नीति को लागू करने में अमीरों, सरदारों, इक़्तिदारों, तुर्क सरदारों, अमीरों तथा कुलीनों को नियंत्रण में रखने की नीति को लागू करने, उन्हें नियंत्रण में रखने में ही, चूँकि एक नया परिवर्तन आ रहा था सुल्तान और सरदारों के बीच में, तो उसे स्थापित करने में ही इसका ज़्यादा समय बीता था। अब हम लोग देखते हैं कि इसकी नीतियाँ क्या थी, चाहे वह धार्मिक नीति हो, चाहे सामाजिक नीति हो, तो मुख्य रूप से यह अपनी धार्मिक नीतियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। चूँकि इसके पूर्व जो था बहलोल लोदी वह सभी के प्रति सहिष्णु शासक था, उदारवादी शासक था, सीधा साधा शासक था, सभी धर्मों का सम्मान भी करता था। लेकिन सिकंदर लोदी आता है, जैसे फिरोज शाह तुगलक एक कट्टर संप्रदायवादी शासक रहा, उसने किसी विशेष वर्ग को प्रश्रय न दे करके कुछ ही वर्ग को प्रश्रय दिया। उसी प्रकार कहीं न कहीं सिकंदर लोदी भी हिंदुओं के प्रति काफ़ी कठोर नीति लागू करता है। हिंदुओं के प्रति सिकंदर लोदी भी काफ़ी कठोर नीति लागू करता है, कई प्रकार के प्रतिबंध लगाता है, हिंदुओं को उच्च पदों से हटा देता है तथा हिंदुओं के प्रति यह कई प्रकार की नीतियों को लागू करता है, जिनमें सबसे पहला प्रतिबंध ये लगा देता है कि यमुना घाट पर स्नान करने से यह रोक लगा देता है। हिंदू वर्ग के लोग नदियों में स्नान करना, पूजा पाठ करना में काफ़ी विश्वास रखते थे, काफ़ी ये प्रचलित प्रथा थी। लेकिन जो ही सिकंदर लोदी सुल्तान बनता है, हिंदुओं के प्रति कट्टरता की नीति लागू करते हुए यमुना के घाटों पर हिंदुओं के स्नान करने पर वह रोक लगा देता है और आगे चल करके मंदिरों को तोड़ने के आदेश देता है। कई मंदिरों को वह तोड़वा देता है और उसकी जगह पर मस्जिद के निर्माण की परंपरा को प्रारंभ करता है। यानी कि हिंदुओं के प्रति उसकी नीति इतनी कठोर थी कि वह मंदिरों को तोड़वा करके उन्हीं जगह पर मस्जिदों का निर्माण कराना प्रारंभ किया। और इस श्रृंखला में एक मंदिर था जिसका नाम था नागरकोट का मंदिर। कहा जाता है, विद्वानों का विचार है, ये सारी उक्तियाँ विद्वानों के अनुसार लिखी गई हैं, विद्वानों की किताबों में लिखी गई, उनके ग्रंथों में लिखी गई हैं। कहा गया है कि नागरकोट का एक मंदिर हुआ करता था, वहाँ पर देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ करके उन्हें कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया गया था। ये विद्वानों का विचार है कि नागरकोट के मंदिर की मूर्तियों को तोड़ करके उन्हीं मूर्तियों को वह कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया था। और कहा गया था, कई विद्वानों का कहना था कि शीतला माता जो चेचक की देवी थी,
तत्कालीन समय में और आज भी बहुत प्रचलित रही हैं। आधुनिक समय में, मध्यकाल से लेकर के आधुनिक समय में शीतला माता तथा चेचक की जो देवी होती थी उनकी पूजा पर यह क्या करता है, रोक लगवा देता है। शीतला माता, चेचक की देवी, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि किसने शीतला माता की पूजा पर रोक लगवा दिया था, तो वह सिकंदर लोदी था, लोदी वंश का सुल्तान, जिसने चेचक की माता शीतला देवी की पूजा पर इसने रोक लगवा दिया था। उसकी कट्टरता की नीति कुछ विद्वानों के अनुसार इतनी आगे बढ़ चली थी, कहा गया था कि एक ब्राह्मण हुआ करता था, ब्राह्मण बोधन, बोधन नाम का एक ब्राह्मण हुआ करते थे और उन्हें वह फांसी दिलवा दिया था। इसको ब्राह्मण बोधन को वह फांसी की सजा दिलवा दिया था। और क्यों दिलवा दिया था? क्योंकि ब्राह्मण बोधन हिंदू धर्म तथा मुस्लिम धर्म यानी इस्लाम धर्म तथा इस्लाम धर्म तथा हिंदू धर्म, इन दोनों धर्मों की समानता पर उसने कहा था कि ये दोनों कहीं न कहीं एक दूसरे के समान हैं। जैसी अच्छाइयाँ इस्लाम धर्म में है वही अच्छाइयाँ हिंदू धर्म में है, तो दोनों धर्मों की तुलना करना तथा दोनों को एक समान बताने पर, व्याख्या करने पर ही यह क्रुद्ध हो जाता है ब्राह्मण बोधन से और ब्राह्मण बोधन को यह फांसी की सजा दे देता है। विद्वानों का ऐसा विचार है। आगे चल करके कुछ विद्वानों का कहना है कि यह मुस्लिम धर्म में भी, मुस्लिम धर्म के प्रति भी कुछ नीतियों में, कुछ परंपराओं पर इसने रोक लगवा दी थी। खासतौर से एक वर्ण प्राप्त होता है कि मुस्लिम स्त्रियों को कब्रों पर जाने से इसने रोक की प्रथा प्रारंभ की, यानी कि जो कब्रों पर मुस्लिम औरतें जाया करती थी उस पर जाने पर इसने रोक लगा दी, यानी कि मुस्लिम स्त्रियों को कब्रों पर जाने पर इसने रोक लगवा दी थी। और एक बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी की मजार है, वहाँ पर प्रतिवर्ष त्यौहार महोत्सव का आयोजन किया जाता रहा। कहाँ पर? बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी की जुलूस निकला करता था, महोत्सव हुआ करता था, उस पर भी इसने प्रतिबंध लगवा दिया था। तो इस प्रकार यह इसकी धार्मिक नीति थी, इसकी नीतियाँ थी। इसने सबसे पहले अमीर वर्ग, सरदार वर्ग, कुलीनों वर्ग पर इसने निमंत्रण स्थापित किया, उन्हें अपने वश में रखना, उन्हें नियंत्रित रखना तथा सुल्तान की जो प्रतिष्ठा समाप्त हो चुकी थी लगभग, जो सुल्तान अमीरों तुर्क सरदारों के साथ कालीन पर बैठता था, वहाँ पर यह अब स्वयं सिंहासन पर बैठना प्रारंभ किया तथा सुल्तान एवं बाकी तुर्क सरदार अमीर कुलीनों में यह अंतर को स्थापित किया, यानी कि सुल्तान की प्रतिष्ठा को एक बार पुनः इसने स्थापित किया। तो ये उसकी नीतियाँ, उसके द्वारा किए गए कार्य थे। अब यहाँ हम देखेंगे कि उसकी उपलब्धियाँ क्या रही हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए गए जो प्रशासनिक रूप से, राजत्व की नीति से, प्रशासन से तथा स्थापत्य आदि से जुड़े हुए उसके क्या कौन से कार्य किए गए। तो पहला हम लोग देखते हैं कि इसकी न्याय व्यवस्था बहुत ही प्रसिद्ध थी। न्याय व्यवस्था मियाँ मुंजा, यानी कि मियाँ मुंजा इसकी न्यायिक प्रणाली के प्रमुख हुआ करते थे। एक तरह से कहा जाए जैसे न्याय व्यवस्था में काजीश्वर प्रमुख होता था, न्याय बहुत ही लोकप्रिय होता था, न्याय प्रदान करने वाला जो था मियाँ मुंजा, उसकी न्यायिक प्रणाली, न्यायिक व्यवस्था, न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया जो है बड़ी ही प्रशंसनीय रही, बहुत ही अच्छा रहा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि उसकी न्याय व्यवस्था किसके अधीन थी, तो मियाँ मुंजा के अधीन थी और वह बहुत ही प्रशंसनीय रही थी। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, अगर सिकंदर लोदी से क्वेश्चन बनाने का प्रयास किया गया तो इन सारे क्वेश्चन को, इसमें से 2, 4, 5 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो लगभग सभी परीक्षाओं के, अगर प्रश्न पत्र को आप देखेंगे सॉल्व प्रश्न पत्रों में, तो यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ही उठाए गए हैं। इसलिए हमने सभी क्वेश्चंस जो सिकंदर लोदी से पूछे गए हैं सभी परीक्षाओं में, उन सबको यहाँ पर समाहित करने का पूरा प्रयास किया है। एक पूछा जाता है बार बार, आगरा नगर या आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में इसी सिकंदर लोदी के द्वारा की जाती है और आगे चल करके आगरा को ही अपनी राजधानी बनाता है दिल्ली के स्थान पर। यानी कि अभी तक जो सल्तनतकालीन शासक थे, चाहे वो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, ये चारों वंश के सुल्तानों तथा लोदी वंश में भी बहलोल लोदी तक जो राजधानी रही है वह दिल्ली रही है। लेकिन सिकंदर लोदी जब सुल्तान बनता है तो यह सबसे पहले आगरा की स्थापना करता है, वही आगरा जिसका नाम पूर्व में सिकंदराबाद हुआ करता था। इसी आगरा का नाम पूर्व में सिकंदराबाद हुआ करता था, तो इस नाम को चेंज करके इसने एक नया नगर स्थापित किया, एक नया नगर बसाया, एक नया शहर बसाया जिसे कहा गया आगरा। और इसी आगरा की स्थापना 1504 ईस्वी में वो करता है और आगे 2 वर्षों के उपरांत ही इसके जो सलाहकर्ता हैं वे भी तथा इसने भी इसे अपनी राजधानी बनाने का निर्णय लेता है और 1506 ईस्वी में दिल्ली के स्थान पर आगरा को यह अपनी राजधानी बनाता है। कौन? सिकंदर लोदी। ये क्वेश्चंस भी कई बार पूछा गया है कि
दिल्ली के स्थान पर आगरा को अपनी राजधानी किसने बनाया? तो ये था सिकंदर लोदी सल्तनतकालीन शासकों में। आगे हम देखेंगे कि इसी आगरा में ही इसने एक किले का निर्माण किया। खासतौर से यही राजधानी को लेकर के, किलों को लेकर के, मस्जिदों को लेकर के, इन्हीं को लेकर के सवाल पूछे जाते हैं, काफ़ी क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। तो इसी आगरा में ही इसने एक किले का निर्माण कराया था जिसे कहा जाता था बादलगढ़ का किला। यानी कि बादलगढ़ के किले का निर्माण कहाँ पे किया गया? तो आगरा में किया गया। किस सुल्तान के द्वारा, किस शासक के द्वारा किया गया? तो वह था सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। और दिल्ली में इसने एक मस्जिद का भी निर्माण कराया जिसे मोठ की मस्जिद कहा जाता था। यानी कि आगरा नगर की स्थापना कराई और आगरा में ही बादलगढ़ किले का निर्माण कराया तथा दिल्ली में एक मस्जिद का निर्माण कराया जिसे कहा जाता था मोठ की मस्जिद। और यह मियाँ भुआ एक बहुत ही शिल्पी व्यक्ति थे, बहुत प्रशंसनीय शिल्पी व्यक्ति, प्रसिद्ध शिल्पी व्यक्ति थे, स्थापत्यकार थे वे। और इन्हीं के निर्देशन में, इन्हीं के द्वारा मोठ की मस्जिद का निर्माण दिल्ली में किया गया। किसके निर्देशन में? तो मियाँ भुआ के निर्देशन में। और कहा जाता था कि मियाँ भुआ, यह वजीर मियाँ भुआ जो ये इसके वजीर भी हुआ करते थे, ये काफ़ी विद्या अनुरागी थे, विद्या के पोषक थे, काफ़ी गीत संगीत पर भी इनकी काफ़ी दिलचस्पी थी, काफ़ी रुचि थी। इसलिए इन्होंने और चिकित्सा से भी जुड़े हुए बातों को संकलित करना चाहते थे। तो कई विधाओं के, कई क्षेत्रों के, कई विषयों की ये ज्ञाता थे, इसलिए इन्हें विद्यानुरागी के रूप में इन्हें जाना गया, मियाँ मुंजा को। और इन्होंने संस्कृत ग्रंथों, यानी कि सिकंदर लोदी को भी चिकित्सा से संबंधित, ग्रंथों के अध्ययन से संबंधित जो भी पुराने ग्रंथ हैं उस पर क्या लिखा गया है उसको जानने, उसको संकलित करने का उसे भी शौक था। इसलिए वह भी एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था, विद्वानों का सम्मान करता था। इसीलिए उसने मियाँ मुंजा जो उसका वजीर हुआ करता था, उसी के निर्देशन में संस्कृत ग्रंथों पर आधारित, जो संस्कृत ग्रंथों में लिखे गए थे आयुर्वेद पर, चिकित्सा पर, उन्हीं बातों को, उन्हीं ज्ञानों को वह संकलित करवाया एक ग्रंथ के रूप में जिसे कहा गया तिब्ब-ए-सिकंदरी या महाआयुर्वेद ग्रंथ की रचना करवाया। यानी कि संस्कृत ग्रंथों के आधार पर तिब्ब-ए-सिकंदरी, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि तिब्ब-ए-सिकंदरी क्या है? तो यह आयुर्वेद या महाआयुर्वेद पर आधारित ग्रंथ है जो संस्कृत ग्रंथों में लिखे गए आयुर्वेद पर जो भी चीज़ें लिखी गई हैं उन्हीं चीज़ों का इसमें वर्णन करवाया है। तो आगे हम देखते हैं, इसने एक और लज्जत-ए-सिकंदर शाही नाम से एक ग्रंथ की रचना करवाई जो संगीत पर आधारित था। जो भारतीय संगीत उसमें हुआ करता था, उन्हीं भारतीय संगीतों पर आधारित लज्जत-ए-सिकंदर शाही। तो इस प्रकार इसके समय में कई ग्रंथ हुए, चाहे वो तिब्ब-ए-सिकंदरी महाआयुर्वेद ग्रंथ था और लज्जत-ए-सिकंदर शाही जो भारतीय संगीत पर आधारित था, यह फारसी भाषा में लिखा गया था। लज्जत-ए-सिकंदर शाही किस भाषा में लिखा गया? तो यह फारसी भाषा में लिखा गया था। और किस पर आधारित यह ग्रंथ था? तो यह संगीत पर, भारतीय संगीत कला पर आधारित यह ग्रंथ की रचना करवाया। और स्वयं भी पढ़ा लिखा था, विद्यानुरागी था, विद्वानों का सम्मान करता था और ग्रंथों को लिखने तथा उन्हें पढ़ने का इसे भी पूरा शौक था। इसलिए ये क्वेश्चन भी कई बार, बहुत बार पूछा गया है कि गुलरुखी नाम से कविताएं कौन लिखा करता था? तो स्वयं सिकंदर लोदी गुलरुखी उपनाम से, यानी गुलरुखी नाम से फारसी भाषा में, किस भाषा में? फारसी भाषा में कविताएं लिखा करता था। तो गुलरुखी नाम से कविताएं कौन लिखा करता था? सिकंदर लोदी किस भाषा में लिखा करता था? तो यह फारसी भाषा में लिखा करता था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और इसके बाद भी एक ये क्वेश्चन गज-ए-सिकंदर एक पैमाने का प्रचलन इसने करवाया, यानी किसी व्यवस्था में, भूराजस्व व्यवस्था में इसने एक और पैमाने का इजाद किया, एक पैमाने का इसने प्रचलन चलवाया। जैसे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बिस्वा प्रणाली का प्रचलन करवाया गया था, उसी प्रकार इसने गज-ए-सिकंदरी, यानी कि सिकंदरी गज नाप की एक इकाई होती थी, नाप का एक पैमाना होता था, जैसे गज-ए-सिकंदर या सिकंदरी गज, चूँकि उसी के नाम से जुड़ा हुआ होता था, इसलिए इसने गज-ए-सिकंदरी नाम से जो 39 खाने या 30 इंच का, जो वर्तमान में 30 इंच यानी कि जो इंच है 12 इंच और 1 फुट जो होता है, उसी प्रकार 30 इंच का इसने एक गज पैमाने का इजाद करवाया, उसका आविष्कार करवाया, प्रचलित करवाया। जो 39 खाने, उसमें खाने बने होते थे, जो 39 खाने या 30 इंच का होता था, और इसी का नाम, अपने नाम से इसने गज-ए-सिकंदरी नाम दिया था। आगे कहा गया कि कुतुब मीनार, जो कुतुबुद्दीन ऐबक, दिल्ली सल्तनत के पहले वंश, गुलाम वंश के पहले सुल्तान, संस्थापक सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो कुतुब मीनार का निर्माण कर प्रारंभ किया गया था, उसे पूरा किया गया इल्तुतमिश के द्वारा। और उस पर फिर उसके क्षतिग्रस्त
भवनों, उसके क्षतिग्रस्त जो शिखर होते थे, जो उसमें क्षतिग्रस्त हो जाता था जो भाग, उसको पुनर्निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा भी कराया गया था। और आगे चल करके सिकंदर लोदी का भी नाम कुतुब मीनार से जुड़ जाता है। उसमें जो भी खामियां आ गई थी, उसमें जो भी खरोंचे आ गए थे, टूट फूट आ गए थे, जिसमें उनके मरम्मत करवाने का जो श्रेय प्राप्त होता है वह सिकंदर लोदी को भी प्राप्त होता है। यानी सिकंदर लोदी के द्वारा भी कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण, उसकी मरम्मत, उसकी रख रखाव पर जोर दिया गया। अब हम लोग देखते हैं कि ये दाढ़ी न रखना, एक शब्द हमने लिखा दाढ़ी न रखना, कहा गया कि इसके पहले के जो सुल्तान थे सब कहीं ना कहीं दाढ़ी रखते थे, लेकिन ये पहला सुल्तान आया दिल्ली सल्तनत का जिसने दाढ़ी रखना बंद कर दिया, दाढ़ी को शेव करना शुरू कर दिया था। चूँकि यह अपने व्यक्तित्व को, अपनी पर्सनालिटी को, अपने फेस को सुंदर बनाना चाहता था, एक अच्छा लुक देना चाहता था, अच्छा दिखना चाहता था, इसलिए दाढ़ी बनाना प्रारंभ किया था। यानी दाढ़ी न रखने की इसने परंपरा प्रारंभ कर दी और यह स्वयं भी दाढ़ी नहीं रखता था अपनी व्यक्तित्व को सुंदर बनाए रखने के लिए। आगे चल करके हम लोग देखते हैं कि इसने गरीबों की, असहायों की तथा कन्याओं के विवाह के लिए भी इसने काफ़ी मदद की थी। यानी कि गरीब जो थे, जो असहाय थे, जो निराश्रित थे, जो बीमार लोग थे, असाध्य रोगों से पीड़ित लोग थे, तथा कन्याओं के विवाह, जो गरीब लोग थे जिनकी कन्याओं का विवाह नहीं हो पा रहा था, तो उनकी, इन सभी लोगों को, गरीब, असहाय, निराश्रित, जो अपाहिज थे, जो काफ़ी बेसहारा थे, इन लोगों की मदद के लिए इसने अपने दरबार से आर्थिक रूप से उन्हें मदद भी प्रदान की, उन्हें खाने की व्यवस्था प्रदान की, तथा समय समय पर उनके आवास, उनके रहने की भी व्यवस्था की, तथा जो गरीब लोग थे, जिनकी बेटियों की, जिनकी कन्याओं के विवाह नहीं हो पा रहे थे, उनके विवाह के लिए भी इसने धन जारी किया। तथा कहा जाता था कि जब भी ये अपने वस्त्र बदलता था, अपने बिस्तर बदलता था, अपने महल के सामानों को यह बदलता था, तो उन्हें बेच करके उस धन को यह गरीबों, असहायों तथा कन्याओं के विवाह आदि में उस धन को यह खर्च कर देता था। आगे चल करके देखा जाए तो इसके द्वारा यह पूरे काम भी किया गया, लोगों की मदद की गई, गरीबों की मदद की गई, लेकिन आगे चल करके इन्हीं कार्यों को करते हुए यह एक बीमारी से ग्रसित हो जाता है, जिसे कहा जाता है गले की बीमारी। यानी कि उसके गले में कुछ दिक्कत आ जाती है और उस गले की बीमारी की वजह से आगे चल करके 1517 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद इसका जो पुत्र होता है इब्राहिम लोदी, वह अगला सुल्तान बनता है, अगला शासक बनता है। तो इस तरह से देखा जाए तो सिकंदर लोदी के द्वारा अत्यंत ही महत्वपूर्ण सराहनीय कार्य किए गए। और इस सबसे ज़्यादा अगर लोदी वंश में क्वेश्चन उठाया जाता है तो सिकंदर लोदी से उठाया जाता है। जो महत्वपूर्ण है, बादलगढ़ का किला, मोट की मस्जिद, लज्जत सिकंदर शाही, गुलरुखी तथा गजे सिकंदरी, ये सारे क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। और इन्हें जब आप कई बार देखेंगे वीडियो को तो यह खुद ब खुद याद हो जाएगा। तो अगली वीडियो में अब हम लोदी वंश के अंतिम सुल्तान, यूँ कहा जाए संपूर्ण दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी के बारे में अध्ययन करेंगे। अब इसके आगे इब्राहिम लोदी और इब्राहिम लोदी के बाद अभी हम एक दो वीडियो में दिल्ली सल्तनत की प्रशासन, स्थापत्य, संगीत तथा साहित्य पर भी चर्चा करेंगे और इसके बाद इसके आगे बढ़ते हैं। तो तब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमारी सारी वीडियो को देखेंगे तो वह कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होता चला जाएगा। और ज़्यादा नहीं, बस उन्हीं क्वेश्चनों पर हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो अगली वीडियो के साथ हम फिर मिलते हैं, तब तक आप चैनल के बाकी वीडियो को देखते रहें। ओके, थैंक्स।